Hello everyone, I Shivangi Giri welcomes you all in Vandya Granth. तो आज के लेक्चर में we are going to do metals and non metals लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसका मैंने आपको दिया था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और आज के लेक्चर में हम जो करने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा एडवांस प्रॉपर्टी, मतलब आगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एडवांस मतलब एडवांस मत समझ लेना, आगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है हम उसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए लास्ट क्लास का मैं रिकैप भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो कुछ कुछ मैंने मैग्नीशियम, कुछ कुछ मैंने सल्फर, अगर धीरे धीरे आपको याद आ रहा हो, थोड़ा घुटनों पे जोर डालना, ठीक है। मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे थे, मैग्नीशियम को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो हमें जो भी सब्सटेंस, मैंने आपको शायद ये होमवर्क दिया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, तो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था। मैग्नीशियम को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे थे, तो हमें जो भी सोल्यूशन था, ठीक है, उसे जब हम लिटमस पेपर से चेक कर रहे थे, जब भी हम उसे रेड लिटमस पेपर से चेक कर रहे थे, वो रेड लिटमस पेपर किस कलर में टर्न हो रही थी, वो रेड लिटमस पेपर बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर के अंदर चेंज हो रही थी, ब्लू कलर के अंदर चेंज हुई थी। और जब हम उसे ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट करा रहे थे, तो उसमें नो चेंज देखने को मिला, ठीक है, कोई चेंज उसमें देखने को नहीं मिला, वो ब्लू का ब्लू एज इट इज रहे, ठीक है। वेयर एज जब हमने सल्फर लिया, सल्फर को जब हमने पानी के साथ रिएक्ट कराया, जब भी हम उसने पानी के साथ उसने हाँ हमें उससे रिएक्ट कराया, तो जब हमने उसे ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट कराया, ब्लू लिटमस पेपर से, तो वो ब्लू लिटमस पेपर किस कलर का हो गया, वो रेड कलर का हो गया। और जो हमारे रेड लिटमस पेपर था उसमें कोई चेंज देखने को नहीं था, ठीक है। तो मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने आपको पूरा कहानी नहीं सुनाना है, यहाँ बैठाकर मैंने आपको जस्ट एक रिकैप देना है, ठीक है। तो जब हमारा मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो जब भी वो कोई एक सोल्यूशन दे रहा है, वो ब्लू लिटमस पेपर में हमको नो चेंज देखने को मिल रहा है, रेड लिटमस पेपर हमारा चेंज हो जा रहा है इनटू ब्लू कलर, दैट्स कंप्लीटली शो। और ये जो हमारा मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम एक मेटल है। तो अगर आप सुलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की, अनसुलझी गुत्थी को अगर आप सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये मैग्नीशियम जो है वो हमारा मेटल है, ये वाटर है। ये दोनों जब रिएक्ट कर रहा है, तो जो भी सब्सटेंस हमें यहाँ पे मिल रही है वो किस नेचर की है, वो बेसिक नेचर की है। वो किस नेचर की है, वो बेसिक नेचर की है, ठीक है। वो जो भी हमें मिल रही है वो किस नेचर की है, वो हमारी बेसिक नेचर की है। वेयर एज, एक मिनट रुकिएगा, वेयर एज जब हम सल्फर को पानी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमें जो भी सब्सटेंस मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस हमारा रेड में चेंज हो रहा है, ब्लू लिटमस हमारा रेड में चेंज हो रहा है, और रेड लिटमस में हमें नो चेंज दिखाई दे रहा है। दैट कंप्लीटली इंडिकेट जो भी हमारा सोल्यूशन है वो किस टाइप का है, वो एसिडिक इन नेचर है। सॉरी माफ करिएगा, यहाँ एसिडिक का स्पेलिंग कुछ और हो गया, एसिडिक इन नेचर का। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी, लास्ट क्लास का कुछ कुछ तो, कुछ नहीं तो कुछ तो याद आ गया होगा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट आवर लास्ट क्लास। और लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो ये बकायदा लास्ट क्लास का स्क्रीनशॉट है, यहाँ देख लो, मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे दूंगी,
यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन विजिबल होगा तो मैं आपको वही यहाँ दिखाई दूंगी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये 1 2 3 ये 3 सवाल दिया था और मैंने आपको बोला था ये चौथा और ये पांचवा आप खुद से करके लाइए, ठीक है। अगर आप खुद से करा है तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपने नहीं किया खुद से तो यहाँ मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको यहाँ पर लिखना है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या देना है हमें, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो हाँ भाई ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल हमारा हो सकता है पीबी, लेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलिएबिलिटी एंड डक्टाइल, तो कहा ज्यादा कहानी नहीं लिखना था आपको, इसमें कहानी नहीं लिखने बोला था मैंने आपको जस्ट सिंपल आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन, आपसे डेफिनेशन भी नहीं पूछे, आपसे सीधे सीधे वर्ड दिए उसकी मीनिंग पूछ रही है, तो आप बस बोल दीजिए ना प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और आगे की कहानी आपको पता है क्योंकि मैं आपको 3 लेक्चर में मैंने आपको बता दिया मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी होती है कि हम इसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट को मैंने शेड लिख दिया। डक्टाइल क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है जो क्या बताती है कि हम अपने मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हटा दीजिए वरना बाद में बोलिएगा मैडम को अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। तो मेलिएबल का क्या मतलब है कि थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड डक्टाइल का मतलब है कि हम उसका वायर बना सकते हैं, उसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली भाई इतनी बातें तो आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। नाउ आइए आज के लेक्चर पर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, देयर इज नो स्पून फीडिंग टाइप की चीज, इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा। सिंपल इसको रीड करो यार, समझ में आ जाएगा आपको, इंग्लिश समझ में आती है तो समझ में आ जाएगा, नहीं आती है तो फिर खुदा जाने, ठीक है। आइए नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर, जब हम मेटल को हवा में जलाते हैं तब क्या होता है, हवा में जलाते हैं, हवा में पंछियों के साथ जलाते हैं, बिल्कुल नहीं, हवा में सिर्फ पंछियां नहीं होती, ठीक है। हवा में हमारा हवा भी होता है, हवा में हमारा ऑक्सीजन भी होता है, हवा में कहीं ना कहीं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हवा में कहीं ना कहीं हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती है हमारी एयर में प्रेजेंट, ठीक है। आपको पता है, आपने एक्टिविटी 3.8 में आपने देखा हुआ है कि मैग्नीशियम क्या करती है, एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न करती है, लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपको ऐसा सोचते हो कि अगर मैग्नीशियम इज अ मेटल, ठीक है, चलो लेट मी गिव यू अ सिचुएशन, आपने कभी ऐसा सोचा है, जैसे कि आपने एक्टिविटी 3.8 पढ़ा, ठीक है, आपने क्या पढ़ा, एक्टिविटी 3.8 पढ़ा, क्या आपने उसके बाद ऐसा कुछ सोचा है कि भाई मैग्नीशियम इज अ मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो क्या सारे मेटल इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, मतलब अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द एयर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या सारे मेटल्स बर्न होने के बाद क्या व्हाइट डेजलिंग फ्लेम ही देते होंगे, क्या वो सब इतने विगरसली रिएक्ट करते होंगे जिस टाइप से मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करा, आपके मन में ये सवाल आए होंगे शायद, नहीं आए तो मैं हूँ उस सवाल को लाने के लिए, तो क्या सारे के सारे मेटल्स एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं, द आंसर इज सिंपल, द आंसर इज वेरी सिंपल एज दैट द क्वेश्चन, नो, नो, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नहीं, इस तरीके से सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, आई बात समझ में, सारे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, या फिर आप किसी दूसरे तरीके से किसी से भी बात करते हैं, किसी के सामने किसी भी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो ये श्योरिटी इस बात की नहीं है कि अगला भी जो आपके सामने वाला इंसान है वो भी उसी तरीके से पेश आ रहा होगा, शायद उसका जो बिहेवियर है, शायद उसका जो एटीट्यूड है वो आपके एटीट्यूड से काफी डिफरेंट हो, उसी तरीके से इस मेटल के भी साथ है कि जिस तरीके से मैग्नीशियम एंड सोडियम एंड जो भी मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स उसी तरीके से रिएक्ट करें, सबका अपना अपना रिएक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। हो सकता है आपको पाव भाजी पसंद हो लेकिन आपके दोस्त को छोले भटूरे पसंद,
इट डिपेंड्स ऑन देमसेल्फ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सारे मेटल, बहुत नई बात बताई है पहले लाइन में, कि सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये एमओ कोई मेटल मत समझ लीजिएगा, मतलब कोई मेटल मत समझ लीजिएगा, बहुत महान महान लोग हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ना समझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा मेटल का ऑक्साइड, किसी भी मेटल का रैंडम ऑक्साइड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर टू ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड। जब भी हमारा कॉपर, जब भी हमारा कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है, कॉपर जब भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। और ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है, चलिए इसे बैलेंस भी कर लीजिए, ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो ब्लैक ऑक्साइड होता है। होपफुली आपको नीचे का नजारा नजर आ रहा होगा, ठीक। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे यहाँ कॉपर ने कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया, वैसे एल्यूमिनियम ने यहाँ जाकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म किया, ठीक है। वेरी बेसिक चीज है। रिकॉल चैप्टर 2, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। We have learned that metals oxide are basic in nature, but some metals oxide such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. Such metal oxide which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide, aluminium oxide, ठीक है। बात सुनिएगा यहाँ पर, अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है और आप गजनी नहीं है तो आपको ये चीज अच्छे से याद होगी, आपको ये चीज अच्छे से याद होगी कि मेटल जब भी वो कोई भी मेटल, कोई भी मेटल, कोई भी मेटल, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ, अभी जस्ट भी मैंने आपको बताया है, याददाश्त ठीक होगी तो, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। और ये जो मेटल ऑक्साइड है, मैंने आपको, अगर आपकी याददाश्त ठीक होगी तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, कहाँ गया वो स्लाइड, हाँ, एक स्लाइड में मैंने आपको पिछला क्लास पूरा अच्छे तरीके से वो करवाया था, समराइज करवाया था सबसे पहले, कि जो हमारा मैग्नीशियम हो वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, बेसिक इन नेचर दे रहा है, और ये क्या दे रहा है हमें, एसिडिक इन नेचर, जो भी है हमारा हमें एसिडिक नेचर का मिल रहा है। इससे आप एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये बात सही है। और वो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होगा नेचर में, कैसा नेचर में होगा, वो हमेशा बेसिक होगा नेचर में। और जब भी हमारा नॉन मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो वो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, वो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो हमेशा किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। आई आपको ये बात समझ में। लेकिन 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 यहाँ एक और बात पर गौर फरमाइएगा, बट सम मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। कौन कौन से, एल्यूमिनियम और जिंक, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर शो करते हैं, वो बोथ नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी शो करते हैं एंड बेसिक नेचर भी शो करते हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर शो करते हैं, बेसिक भी नेचर शो करते हैं। इसका कोई एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। जब भी आप एल्यूमिनियम को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराइएगा, जब भी आप एल्यूमिनियम को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराइएगा तो वो जो भी सोल्यूशन होगा ना वो एल्यूमिनियम का सॉल्ट होगा। और एक बात मैंने आपको लिखवाया बताई थी कि एसिड प्लस बेस gives salt plus water।
अब इस स्लाइड पर वापस आइए, हमें हमारा सॉल्ट और हमारा वाटर दोनों हमें साथ साथ मिलेगा, ठीक है। वेयर एज, इसका एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, इस बात की चिंता ना करिए। वेयर एज हमारा जो एल्यूमिनियम है, अगर वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, वो जो भी देगा वो एल्यूमिनियम का जो सॉल्ट होगा, एल्यूमिनियम का सॉल्ट मतलब रिस्पेक्टिव सॉल्ट जिस भी टाइप का बेस के साथ वो रिएक्ट करा होगा, ठीक है, सॉल्ट होगा उसका, और साथ साथ हमारा वाटर होगा। अगेन ये वाला स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगी, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक बात थोड़ी ऑब्वियस है यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, तो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें, यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गलती हो गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो। यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, यहाँ पर बेसिक नेचर शो कर रहा है। यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर एक बेसिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि बगल में एसिड है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बेस होगा, तभी यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है, क्योंकि एसिड तो हमें यहाँ मिल चुका है। यहाँ ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, माफ करिएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, वो यहाँ पर एसिडिक नेचर शो कर रहा है। वो यहाँ पर कैसा शो कर रहा है, वो हमें एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसलिए जो एल्यूमिनियम का सॉल्ट है वो यहाँ बनकर तैयार हुआ और वाटर तैयार हुआ। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो एल्यूमिनियम है इसका कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, इसका जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, इसका कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मन में आ रहा है तो ये एसिडिक बन रहा है, इसके मन में आ रहा है तो ये बेसिक बन रहा है। यहाँ पर जैसे कि आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है कि ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, AlCl3, ठीक है, और H2, AlCl3 क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्ट, वाटर दे रहा है हमें। और यहाँ पर भी हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है, दैट इज सॉल्ट, और उसके साथ साथ हमारी हाइड्रोजन हमें मिल रही है, हाइड्रोजन नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, वाटर हमें मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो एल्यूमिनियम है, ये जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये ना तो बेसिक है नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक, ना ही तो ये बेसिक है ना ही तो ये एसिडिक है, तो ये है क्या, ऐसी चीजों को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ये जो है ये क्या है, ये एम्फोटेरिक, यहाँ पर आप नाम पढ़ लीजिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं ये ऐसे 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 मेटल्स को, ऐसे ऐसे मेटल्स को, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। यहाँ पर आपको मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, प्लीज लर्न इट। बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको केमिकल फॉर्मूला का, होपफुली आपको इतने महीनों में तो आ ही गया होगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्केलीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो यहाँ पर हमारे होते हैं वो पानी में रिएक्ट करके एल्केलीज बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे NaOH दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेसिक इन नेचर, और हमारा जो पोटेशियम है वो पानी के साथ रिएक्ट करके KOH दे रहा है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है, ये दोनों एल्केलीज है, एल्केलीज, एल्केलीज क्या होती है, एल्केलीज आर बेस, बेस यार एसिड बेसिस चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया था। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, different metals show different reactivities towards oxygen. Metals such as potassium and sodium react too vigorously that they catch fire if
kept in the open. सारे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग होता है। कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गए, सोडियम हो गए, ये बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कि अगर हमने खुले में छोड़ा तुरंत आग पकड़ ली, ठीक है, तुरंत कंबशन होना वहां पर स्टार्ट हो गया, ठीक है। Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in kerosene oil. इसीलिए कि तुरंत वो रिएक्ट ना करे और हमें उसे केमिस्ट्री लैब में संभाल के रखना है। तो आपके केमिस्ट्री लैब के अंदर पोटेशियम, सोडियम, इन दोनों को प्रोटेक्ट करके बिल्कुल अच्छे तरीके से किसके अंदर रखा गया होगा, केरोसिन ऑयल। और ये वर्ड है ना, इसको एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज। मैं जो बोल रही हूँ आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, ये आपके काम में आएगा। ये वाली चीज को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा कि सोडियम, क्योंकि ये एक पीवाईक्यू है, ये एक पीवाईक्यू है कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट करते हैं, ओपन कैच फायर, ओपन फायर ना होए, इसीलिए क्या होता है, इसे हम केरोसिन ऑयल में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वो सीधे सीधे आपसे यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हम पोटेशियम एंड सोडियम जैसे मेटल को बचाने के लिए किस चीज में उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। दैट कुड बी अ क्वेश्चन at ordinary temperature, यहाँ तक इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। The surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. हमारा जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये जो हमारे मेटल्स है इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम बेसिकली इनके ऑक्साइड से हम इन्हें कवर करके अच्छे से रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि इनमें क्या हो, जंग ना लग सके। जंग जानते हैं आप क्या होता है, जब ये जो मेटल्स है ना, ये जो हमारे प्यारे प्यारे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और ये लेड है, ये कहीं जाकर रिएक्ट ना करें, इसीलिए क्या करते हैं हम, इन्हें ऑक्साइड के लेयर से क्या कर देते हैं, हम इन्हें कवर कर देते हैं। इन्हें ऑक्साइड के लेयर से हम क्या कर देते हैं, इन्हें कवर कर लेते हैं, ताकि इनके ऑक्साइड इनके ऊपर ना जमे, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे। आग तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, इनमें जंग लग जाएगा, ठीक है। इसके बारे में, कोरोजन के बारे में मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाया था। चैप्टर 3 में आपका दोबारा कोरोजन है, तो आगे भी आप कोरोजन पढ़ेंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगी दोबारा से, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट इज एट ऑर्डिनरी, कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने आपको, हाँ ये भी पढ़ा दिया था मैंने आपको। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट फीलिंग, iron fillings burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. Those who don't know how iron fillings look like, it look like this. आयरन फीलिंग हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, कहाँ गई, हाँ, आयरन फीलिंग्स हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। छोटे छोटे लोहे के टुकड़े बेसिकली आप कह सकते हो। तो हाँ, मैं कहा थी, आयरन को अगर आप आग में लेकर खड़े हो गए ना, तो वो आयरन कभी नहीं जलेगा, वो आयरन कभी भी नहीं जलेगा, चाहे कितनी भी मशक्कत कर लो, वो जल ही नहीं सकता इतनी आसानी से। क्यों नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि आयरन की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है। उसे पिघलाने के लिए हमें 2-3 हजार डिग्री टेम्परेचर लग जाते हैं, 2-3 हजार। सोचो, पूरा आयरन गर्म हो जाएगा, उसे पकड़े पकड़े आपका हाथ जरूर जल जाएगा, लेकिन आपका हाथ जल जाएगा, बहुत बुरे तरीके से जल जाएगा, लेकिन हमारा आयरन नहीं जलेगा, ठीक है। आयरन हमारा बर्न नहीं होगा। लेकिन वेयर एज इसकी जो ये ऑक्साइड है, इसकी जो ऑक्साइड कह रही हूँ मैं, इसकी ये जो ये है, क्या नाम था इसका, आयरन फीलिंग, ये जब भी हम इसे बर्नर के आगे फेंकते हैं, बर्नर के आगे फेंकते नहीं है, स्प्रिंकल यानी छिड़कते हैं, तो क्या होता है, आप ना, चलो वो मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में वो वाला, मैं एक बारी कोशिश करूंगी आपको वो वाला फोटो, वो वाला जीआईएफ मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। जब आयरन फीलिंग को हम पानी में नहीं, बर्नर में स्प्रिंकल करते हैं, तो वो कैसा दिखता है, छिड़काव करते हैं उसका बर्नर में, तो वो कैसा शो होता है, मैं आपको एक जीआईएफ के थ्रू इसे बहुत अच्छे तरीके से दिखा दूंगी, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल, यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, एक मिनट।
Copper does not burn, but hot metal is coated with a black colored layer of copper to oxide. हमारा जो कॉपर है वो क्या होता है, वो बर्न नहीं होता, वो इतनी विगरसली रिएक्ट नहीं करता विद ऑक्सीजन। लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हॉट मेटल को हम किससे कोट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड से कोट करते हैं, ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड के लेयर से हम हॉट मेटल्स को क्या करते हैं, कोट करते हैं। whereas silver and gold do not react with oxygen. कभी भी किसी भी टेम्परेचर पर सिल्वर और गोल्ड कभी भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। भाई अगर आपको याद हो तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बोला था याद करने के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज, और वो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारे सिल्वर होती है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ये सबके नीचे के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है हमारा पोटेशियम, देन सोडियम आता है, ऐसे करते 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 सिल्वर एंड प्लेटिनियम एक्सेट्रा, ये सब आपके आते हैं। आई आपको बात समझ में इतनी? तो ये जो होते हैं वो सबसे कम रिएक्ट करते हैं और ये सबसे विगरसली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे नंबर 1 2 में आते हैं, ये 13 14 15 काइंड ऑफ में आते हैं, आपको 12 13 14 इस टाइप में किसी नंबर में आते होंगे। ठीक है, ये उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको आज इतनी बात बिल्कुल तमीज से समझ में आई होगी। आज हमने इतना ही पढ़ना है, ठीक है, आज इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज का लेक्चर मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। आज हमने आपको पढ़ाया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको ये सब कराया। मैं आपको स्लाइड एक बार रिवाइंड कर देती हूँ। ये मैंने आपको बोला डू इट बाय योरसेल्फ, ये मैंने आपको ये रिएक्शन कराया, ये मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में आपको बताया। एंड यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी भूल हुई थी कि मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जगह पे एल्यूमिनियम लिख दिया था, और मैं वही सोच रही थी कि ये क्या कर रही हूँ मैं। फिर मेरे को ध्यान में आया कि यहाँ पर मैं ऑक्साइड भूल गई। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। ठीक है, मैंने ऑक्साइड नहीं लगाया था, बट देन आई सडनली रिमेम्बर, तो मैंने यहाँ पर ऑक्साइड लगाया। ठीक है, ठीक है, आज का होमवर्क है आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। ठीक है, चुपचाप से बस आपने एनसीईआरटी रीड करनी है। जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है प्लीज घर जाइए उसे रीड करिए, आपका काम उतने में ही हो जाएगा। ठीक है, आपका काम उतने में ही हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी होमवर्क में। ठीक है, तो ये रही थी आज की हमारी क्लास। होपफुली आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड। ये स्टे कनेक्टेड स्टिकर के साथ नहीं था, तो मैंने यहाँ खुद से स्टे कनेक्टेड लिख दिया। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।